हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के सिद्धांत, क्लास 12 का। तो चैप्टर 5 में कल हम लोगों ने लिंकेज पढ़ा था, सहलगनता पढ़ी थी। कल हम लोगों ने सहलगनता को ख़त्म किया। आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। ठीक है जी। तो लिंकेज ये जो आखिरी की लाइनें हैं कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये लाइनें कुछ कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। यहाँ पे लिखा है उदाहरण के लिए उसने पाया, किसने? मॉर्गन ने, श्वेत और पीली जीन जोड़ी। तो श्वेत और पीली जीन की जोड़ी नहीं है भाई, ये श्वेत कलर उसको दे रहा है आँख का रंग सफ़ेद हो जाएगा उसके लिए जो जीन है। तो वो जीन जिसकी वजह से आई का कलर गवर्न हो रहा है, जो आई के कलर को रेगुलेट कर रहा है, आई कलर वाइट हो जाएगा या रेड, इसी जीन की वजह से, एलील की वजह से। तो जीन सफ़ेद व पीली जीन, तो आई कलर और बॉडी कलर के लिए पीला जो यहाँ पे है वो बॉडी के कलर को बता रहा, श्वेत आँख के रंग को, पीला बॉडी के कलर को। तो ये बात समझ लीजिए, श्वेत और पीला जीन नहीं है, श्वेत रंग आँख का और पीला रंग बॉडी का। ये जो जोड़ी थी, ये जोड़ी काफ़ी पास थी, इसमें सहलगनता अधिक थी। तो बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए जीन काफ़ी पास थे और इनमें पुनर्योजन प्रतिशत 1.3% था। जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो केवल 1.3% बनेंगे, जबकि श्वेत, वही फिर से श्वेत क्या, आई कलर। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे है बॉडी कलर के लिए, यहाँ पे आई कलर के लिए और यहाँ पे विंग साइज के लिए। तो श्वेत और लघु पंख, ये श्वेत आई कलर और पंख के साइज लघु पंख, जीन का पुनर्योजन प्रतिशत 37.2% था। तो 37 इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 37.2% थी, अर्थात इनमें सहलगनता कम थी। तो सहलगनता जितनी ज़्यादा होगी, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। और जो टाइटली लिंक्ड होते हैं, कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं, उनमें सहलगनता 0 होती है। मॉर्गन के शिष्य एल्फर्ड स्टूडेंट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्म, तो मॉर्गन के शिष्य ने क्या किया, एक ही क्रोमोसोम पे स्थित जो जीन है, दो जीन युग्म हो गए, युग्म का मतलब जोड़ा, जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति को आधार बना के जीन के बीच की दूरी को माप कर उनकी स्थिति क्रोमोसोम पे चित्र बना दिए। तो यहाँ पे हमारा बॉडी के कलर के लिए जीन है, यहाँ पे आई के कलर के लिए जीन है, यहाँ पे विंग साइज के लिए। तो उन्होंने इनके बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर, जैसे कानपुर से दिल्ली 444 किलोमीटर, दिल्ली से हमारा अमृतसर लगभग 1200 किलोमीटर, तो ये इस तरह से दूरी नाप के इन्होंने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन्होंने उसकी मैपिंग कर दी, बता दिया कौन सा गुणसूत्र पे कौन सा जीन सिचुएटेड है, कितनी दूरी पे हैं वो लोग। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मॉर्गन यूनिट के हिसाब से उन्होंने इसको बता दिया। तो आजकल पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग में ये मैपिंग का ही योगदान लिया जा रहा। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे, उसको मैंने थोड़ा सा फिर से एलेबोरेट आपको किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके अलग से वीडियो डाली है। तो लिंकेज अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। आगे चलता हूँ, बहुजीनी वंशागति को आज हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों, लक्षणों का वर्णन किया गया था। मेंडल ने बेसिकली जो कैरेक्टर उठाए थे, कैरेक्टर इस तरह के लिए थे मेंडल ने, जो सिंगल जीन से रेगुलेट हो रहे थे, एक जीन से केवल उसमें प्रभाव पड़ रहा था, एक जीन उसको निर्धारित कर रहा था। तो उन विशेषकों और लक्षणों को वर्णन किया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप होते हैं और इनके एलील जो होंगे बिल्कुल क्लियर होंगे, सिंगल जीन और सिंगल जीन के एलील क्लियर होंगे, और इनका जो प्रभाव आएगा वो भी एकदम क्लियर होगा, जैसे पुष्प का रंग या तो बैंगनी या श्वेत। तो जो कैरेक्टर लिए थे, कैरेक्टर यहाँ पे लक्षण जो बात हुई वो हुआ पुष्प का रंग, और उसके जो वेरिएंट मिल रहे हैं जिसको हम लोग विशेषक बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। कैरेक्टर की बात हो रही है, पुष्प का रंग कि फूल का रंग कैसा होगा, ये तो हो गया कैरेक्टर एक लक्षण, और इसके जो वेरिएंट मिल रहे हैं, विभिन्नता मिल रही है, वो होगा ट्रेट विशेषक। तो पुष्प का रंग या तो बैंगनी
वॉयलेट कलर का है या श्वेत सफ़ेद कलर का है। तो आपको पता चलेगा कि ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं हैं तथा प्रवणता में फैले हुए हैं। आइए फिर से देखें क्या कह रहा है। मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों का, लक्षणों का, ट्रेड का उन विशेषकों का, लक्षणों का, ट्रेड का वर्णन किया गया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप थे। स्पष्ट विकल्पी रूप थे जैसे तने की लंबाई। तो तने की लंबाई हो गया हमारा कैरेक्टर लक्षण, और इसके विशेषक या तो भाई छोटा तना या लंबा तना, या लंबा और या बौना, ये उसके विशेषक हो गए, ट्रेड हो गए। तो या तो पुष्प का रंग बैंगनी या पुष्प का रंग श्वेत। परंतु यदि आप अपने आसपास चारों ओर देखेंगे, अब मैं न्यूलो कर रहा हूँ, अपने चारों तरफ देखें तो आपको पता लगेगा ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं है तथा प्रवणता में फैले हुए। तो इतना ज़्यादा आपको क्लियर कट डिमार्केशन दिन और रात वाला नहीं देखने को मिल रहा, उतनी ज़्यादा आपको लक्षण स्पष्ट नहीं मिल रहे तथा उनमें ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है कि शेड, अलग अलग शेड। जैसे रेनबो आप देखते हो तो रेनबो में हम लोग लिखते हैं विबग्योर, ठीक है जी। तो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वॉयलेट फिर यहाँ से ब्लू फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रीन। वो शेड जब चेंज हो रहा होता है तो ब्लूइश से ग्रीनिश होता चला जाता है, और इधर की तरफ चलेंगे आप ब्लू, धीरे धीरे ब्लू ग्रीनिश होते होते इस एक्सट्रीम पे ग्रीन हो जाएगा। तो ये प्रवणता हुई कि एक तरफ से आप दूसरी तरफ चले, धीरे धीरे एक चीज़ की कमी और दूसरे चीज़ की बढ़ोतरी होती चली जा रही, क्रमशः वो होती प्रवणता। तो प्रवणता में फैले हुए। तो कुछ एक ऐसे लक्षण हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि वाइट और ब्लैक, ऐसा नहीं है, बीच में ग्रे भी मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, उदाहरणतः मनुष्यों में हमें केवल लंबे तथा बौने लोगों के दो विभक्त स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत नहीं होते। उदाहरण के तौर पे आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 6 फीट के और 2 फीट के, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको कैसा मिलेगा? 6 फीट के 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 4 इंच, ऐसे धीरे 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 धीरे। तो ये हो जाएगी प्रवणता, ये हो जाएगी प्रवणता। उदाहरण के लिए मनुष्यों में हमें केवल लंबे तथा बौने पौधों के लंबे तथा बौने पौधों के दो विभक्त स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत नहीं होते। दो क्लियर कट डिमार्केटेड, क्लियर कट डिवाइड, स्पष्ट विकल्प कि भाई 6 फीट का और 2 फीट का, ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिलता। परंतु हमें ऊंचाई के सभी संभावित परास मिलते हैं, और उसमें हमें क्या मिल रहा है? पूरा आप देखिए, पूरा एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है कि 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 7 इंच, 6 इंच, 4 इंच, 3 इंच, इस तरह से धीरे 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 एक पूरा आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है, सभी संभावित परास देखने को मिल रहा है। इसे विशेषक लक्षण सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित करते हैं। इस लक्षण को, जैसे हाइट इन ह्यूमन बीइंग, लंबाई ह्यूमन बीइंग में केवल एक जीन से गवर्न नहीं हो रही, एक से ज़्यादा जीन उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। इसे विशेषक सामान्यता, इस तरह के जो विशेषक हैं जिनमें आपको ग्रेडियंट देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर कट डिमार्केशन देखने को नहीं मिलता, दिन और रात ये देखने को नहीं मिलता, इस तरह के जो लक्षण हैं जीवों में, इसे विशेषक लक्षण सामान्यता, इस तरह के जो विशेषक लक्षण हैं वो मुख्यतः जनरली 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो 3 या 3 से ज़्यादा जीन इनको निर्धारित कर रहे हैं, अतः इसे बहुजीनी लक्षण कहते हैं, और इसको हम लोग बहुजीनी लक्षण कहते हैं, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी लक्षण कहते हैं। अनेक जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। तो बहुत सारे जीन्स हैं जो इफेक्ट डाल रहे हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट डालते हैं, पर्यावरण के प्रभाव को भी देखा जाता है, वो भी इफेक्ट डाल रहा। केवल आनुवंशिकी से, जीन से लक्षण निर्धारित नहीं हो रहे, पर्यावरण के कारकों से भी निर्धारित हो रहे हैं। तो पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। मानव त्वचा का रंग इसका एक उदाहरण है। तो ह्यूमन बीइंग में कलर ऑफ स्किन का कलर, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस का, इसके अलावा हाइट,
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आईक्यू कहते हैं ना, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, या आईक्यू डल है, ये तो एकदम बोधा है, बेवकूफ़ है। आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ये 2-3 एग्जाम्पल हैं जो आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। बहुजीनी विशेषक में फिनोटाइप में प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता। तो भाई अब 3 जीन है मानिए ए बी सी, जिनकी वजह से स्किन का कलर रेगुलेट हो रहा, तो ए के एलील होंगे ए और ए, इसी तरह से बी के होंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, इसी तरह से सी के होंगे कैपिटल सी स्मॉल सी। डोमिनेंट एलील कैपिटल ए, रिसेसिव एलील हमारा प्रभावी कैपिटल ए, अप्रभावी लोअर केस ए छोटा, प्रभावी कैपिटल बी, फिर लोअर केस बी, फिर प्रभावी कैपिटल सी, फिर लोअर केस सी। तो मानव त्वचा का रंग इसका एक उदाहरण है। बहुजीनी विशेषक में फिनोटाइप में प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव योजी होता है कि एडिशनल होता चला जाता है। जितने ज़्यादा इसमें डोमिनेंट एलील होता चले जाएंगे उतना ज़्यादा स्किन का कलर डार्क होता चला जाएगा, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव योजी होता है। कि भाई अगर मानिए किसी ह्यूमन का जेनेटिक मेकअप ये है तो इसकी स्किन का रंग इंटरमीडिएट, जो भी आगे हम लोग देखेंगे, और अगर किसी का जेनेटिक मेकअप ये है तो इस पर एक एलील डोमिनेंट का ज़्यादा, यहाँ 3 एलील थे डोमिनेंट, इस वाले केस में 3 एलील है डोमिनेंट, इसमें 4 है, इस वाले में एग्जाम्पल में 5 है, और इस वाले में एग्जाम्पल में आपके 6 एलील डोमिनेंट हैं। तो जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील, प्रभावी एलील उसके जीनोटाइप में होंगे उतना ज़्यादा उसका स्किन का रंग डार्क होगा। तो प्रत्येक एलील के बढ़ने से हर एलील का अपना योगदान है, और एलील का प्रभाव कैसा आ रहा है, योजी प्लस होता चला जा रहा। इसे भली भांति समझने के लिए आइए कल्पना करें कि 3 जीन ए बी सी मनुष्यों में त्वचा के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक बात है जी। चलिए हम लोग समझते हैं प्रभावी योजी क्या होता है। कि हम ये 3 जीन हैं जो ह्यूमन स्किन पे कलर डाल रहे हैं कि गाढ़ा होगा। कि डेवनपोर्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे बताया था, ये लिख लीजिएगा, डेवनपोर्ट वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि ह्यूमन स्किन कलर इज मेनली गवर्न बाय 3 जीन्स ए बी सी मनुष्यों में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी। प्रभावी स्वरूप एलील कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं। तो इनके जीन के जो प्रभावी और अप्रभावी स्वरूप है, प्रभावी स्वरूप है कैपिटल ए, अप्रभावी लोअर केस है, प्रभावी कैपिटल बी लोअर केस बी, प्रभावी कैपिटल सी लोअर केस सी। ये प्रभावी एलील के कारण से प्रभावी स्वरूप त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं। इनकी वजह से त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा। तथा अप्रभावी कारक, और जो अप्रभावी कारक है रिसेसिव एलील है, लोअर केस है, लोअर केस बी लोअर केस सी, त्वचा के उजले रंग के लिए, उजले फेयर लाइटर कलर, फेयर कलर के लिए उत्तरदायी है। सभी प्रभावी एलील के जीनोटाइप का रंग सबसे गहरा होता है। तो सभी अगर प्रभावी एलील आ गए किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी में, तो उसकी स्किन का कलर सबसे गाढ़ा, जिसको हम लोग नीग्रो बोलते हैं, नीग्रो हो जाता। तथा सारे अप्रभावी एलील और किसी के जीनोटाइप में अगर ये हैं तो सबसे ज़्यादा उसकी स्किन का कलर सबसे ज़्यादा सफ़ेद होगा। कि जीनोटाइप की त्वचा का रंग सबसे हल्का होगा। जैसा कि अपेक्षित है 3 प्रभावी एलील तथा 3 अप्रभावी एलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग इंटरमीडिएट मध्यम वर्दी होता है। तो 3 प्रभावी और 3 अप्रभावी एलील आ गए तो उसमें मध्यम वर्दी होता है स्किन का कलर, उसे मुलेटो बोलते हैं, मुलेटो। तो आपसे पूछा जाता है मुलेटो क्या? मुलेटो मध्यमवर्ती स्किन कलर वाले को बोलते हैं। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति के त्वचा के हल्के और गहरे रंग का निर्धारण करती है। ठीक, आ गई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की समझ। अब देखिए ये है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 तरह की संख्यात्मक और गुणात्मक। 2 तरह से ये आनुवंशिकी जीन का इफेक्ट आ रहा, संख्यात्मक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है, ये जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, इसको क्वांटिटेटिव संख्यात्मक इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि एलील का नंबर डिसाइड कर रहा है कि वो उसकी स्किन का कलर क्या होगा।
क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, संख्यात्मक आनुवंशिकी का एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन स्किन कलर या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, एक से ज़्यादा जीन किसी लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि ये संख्यात्मक आनुवंशिकी को प्रदर्शित करता है। और गुणात्मक क्वालिटेटिव, जो मेंडल ने पी प्लांट में देखा था कि भाई एक एक एलील था केवल जो निर्धारित कर रहा था, तो क्वालिटी, उसके लिए क्वालिटी की भाई क्वालिटी हमारा एलील कैसा है, अगर एलील डोमिनेंट है तो एक कैरेक्टर दिखा रहा है, एलील रिसेसिव है तो कैरेक्टर नहीं दिखा रहा। तो जो सिंगल जीन से कैरेक्टर इनहेरिटेंस हो रहा है उसके लिए क्वालिटेटिव, और जो मल्टीपल जीन से कैरेक्टर इनहेरिटेंस हो रहा है उसके लिए क्वांटिटेटिव यूज़ किया जाता है। दूसरा बात आपको याद में रखनी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर में डेवनपोर्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था। तीसरी बात याद रखनी है कि AABBCC इस जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन बीइंग को मुलेटो बोलते हैं, और ये मध्यमवर्ती इनका स्किन का कलर होगा। सबसे गाढ़ा कलर होगा AABBCC का, जिसको नीग्रो बोलते हैं, और सबसे हल्का होगा AABBCC का। ये आपका एकदम से बिल्कुल अंग्रेज, एकदम दूध की तरह गोरा। तो ये स्पेक्ट्रम आपका बनेगा। ठीक है जी, इतनी बातें याद रखिए, आगे चलिए बहुप्रभाविता पे आइए। अब हम लोगों ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को पढ़ लिया, अब हम लोग बहुप्रभाविता को पढ़ते हैं, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। प्लियोट्रॉपी क्या है? हमने अब तक एक दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप तथा अभिलक्षण के प्रभाव के विषय में ही जाना है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से एक दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप, कि एक जीन और उस एक जीन का इफेक्ट, कोई भी एक जीन और उस एक जीन का कोई भी एक इफेक्ट। एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा कि ये स्टेम की हाइट क्या होगी उसको निर्धारित कर रहा T। अगर ये वाले जीनोटाइप है तो स्टेम की हाइट लंबी, और ये वाला है तो स्टेम की हाइट ड्रॉप। तो बेसिकली ये जीन T जो दो रूप में है, कैपिटल T और स्मॉल t, वो पी प्लांट में स्टेम की हाइट को निर्धारित कर रहा है। तो हमने अब तक एक दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप की बात करी, अथवा अभिलक्षण के प्रभाव के विषय में जाना। अभिलक्षण के प्रभाव के विषय में अभी तक हमने जाना है, एक जीन एक कैरेक्टर। परंतु ऐसे भी दृष्टांत हैं, ऐसे भी उदाहरण है जहां एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट कर सकता है कि एक जीन लेकिन वो एक से ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसका कि हम लोगों ने बात करी थी जब हम लोगों ने डबल जीन इनहेरिटेंस पढ़ा था कि जीन बी है पी प्लांट में जो इसके सीड के शेप के लिए इफेक्ट ला रहा है कि सीड का शेप राउंड होगा कि रिंकल्ड होगा, साथ के साथ ये स्टार्च ग्रेन के साइज को भी निर्धारित कर रहा। याद है, बात कर चुके ना हम लोग मंड साइज को, मंड कण के साइज को भी ये जीन निर्धारित कर रहा। तो जिनमें कैपिटल बी उनमें लार्ज साइज के मंड बन गए, और जिनमें लोअर केस बी स्टार्च ग्रेन छोटे बन गए, और जहाँ पे ये सीन था, ये जीनोटाइप, वहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन गए थे। ठीक है जी। और ये साथ में सीड के शेप को भी इफेक्ट कर रहा, जहाँ पे कैपिटल बी सीड का शेप राउंड, जहाँ पे लोअर बी सीड का शेप रिंकल्ड, और जहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी वहाँ पे सीड का शेप राउंड। तो एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है फिनोटाइप में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा, सीड के शेप को भी इफेक्ट कर रहा, साथ में स्टार्च ग्रेन के साइज को भी इफेक्ट कर रहा। ऐसे जो होते हैं, ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं, प्लियोट्रॉपी इसको बोलते हैं। ऐसे जीन बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारक एक जीन का उपापचयी परिपथ पर प्रभाव है। तो अधिकतर मामले में एक जीन की वजह से एक से ज़्यादा इफेक्ट आ जाए, वो कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे अगर वो डिस्टर्ब कर दे तो इफेक्ट आ जाता है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या, जैसे कि आप देखेंगे फिनाइल एलानीन का कन्वर्जन टायरोसिन में हो रहा। फिनाइल एलानीन आपका अमीनो एसिड है, टायरोसिन में हो रहा। यहाँ पे हमारा फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है जो उसको टायरोसिन में बदल रहा। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो टायरोसिन से डोपा नहीं बनेगा, डोपा से डोपामिन नहीं बनेगा।
और टायरोसिन से ना तो आपका डोपा बन रहा है ना डोपामिन बन रहा है। टायरोसिन से आगे मिलेनिन बनता है, मिलेनिन भी नहीं बनेगा। टायरोसिन से थायरॉक्सिन बनता है, थायरॉक्सिन भी नहीं बनेगा। तो ये सारे भैया आप यहाँ से कानपुर से चले और पहुँचे दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद आप फ्लाइट से बॉम्बे जा रहे हो, दिल्ली जाने के बाद आप फ्लाइट से मद्रास जा रहे हो, दिल्ली जाने के बाद आप फ्लाइट से कलकत्ता जा रहे हो। अगर आपको यहीं पे हमने रोक दिया तो ये सारे के सारे आगे रुक जाएंगे ना, आप नहीं जा पाओगे। तो फिनाइल एलानिन अगर का कन्वर्जन अगर टायरोसिन में नहीं होगा तो आगे ये वाला पाथवे यही है मेटाबॉलिक पाथवे, इसी को बोलना है मेटाबॉलिक पाथवे। अगर इसका देखिए बता रहा है कि होता क्या है, बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपापचयी परिपथ मेटाबॉलिक पाथवे रास्ता, एक रास्ता जो एक से दूसरा जुड़ता चला जा रहा है, जिसका कि मैंने अभी एग्जांपल दिया दिल्ली से बॉम्बे भी एक ट्रेन जा रही है, फ्लाइट जा रही है, दिल्ली से कोलकाता भी एक फ़्लाइट जा रही है, दिल्ली से चेन्नई भी एक फ़्लाइट जा रही है। तो जब आप दिल्ली ही नहीं पहुंचे कानपुर से तो फ़्लाइट कैसे पकड़ लोगे? फिर ना आगे आप चेन्नई जाओगे, ना आप बॉम्बे जाओगे, ना आप कलकत्ता जाओगे। हमारा यहाँ पे फिनाइल एलानिन, यहाँ पे टायरोसिन, डोपामिन, थायरॉक्सिन, मिलेनिन। तो डोपामिन की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, मिलेनिन की वजह से जो आ रहे हैं फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, थायरॉक्सिन की वजह से जो आ रहा है फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। तो मल्टीपल इफ़ेक्ट आ जाएंगे केवल एक यहाँ पे ब्रेक करने से कड़ी को। कौन सी? कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना जो फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में करवाता। फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में करवा रहा है एंजाइम कौन है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो ये होती है कहानी मेटाबॉलिक पाथवे की। ठीक, मनुष्य में होने वाले तो ये मेटाबॉलिक पाथवे को ब्रेक कर देगा। ठीक है जी। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपापचयी परिपथ पर प्रभाव है, जिससे विभिन्न दृश्यपारूप लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य में होने वाले फेनिल कीटोमे व्याधि, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोमे व्याधि रोग, फिनाइल जिसका अभी मैंने जिक्र किया, इसका एक उदाहरण है। फिनाइल कीटोनूरिया इसका एक उदाहरण है। यह रोग फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसका अभी मैंने नाम लिखा, नामक एंजाइम के उत्तरादायी जीन में उत्परिवर्तन। तो जीन जो बना रहा आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जिस जीन की वजह से एक्सप्रेशन की वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बन रहा, उस जीन में हो गया म्यूटेशन। तो ये एंजाइम बना नहीं तो सब स्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन थायरोसिन में नहीं होगा क्योंकि ये एंजाइम फॉल्टी हो गया, ये एंजाइम बना नहीं, तो फिनाइल एलानिन बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा। यह रोग फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरादायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह अनेक दृश्य पारूपिक लक्षणों और इसका कन्वर्जन इसमें नहीं, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बना तो आगे वाले डोपा नहीं बनेगा, डोपामिन नहीं बनेगा, हमारा मिलेनिन नहीं बनेगा, हमारा थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। तो मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे, एक से ज़्यादा इफेक्ट आ जाएंगे। अनेक दृश्य पारूपिक लक्षणों जैसे कि मानसिक मंदन, कि हमारी ब्रेन की फैकल्टी ठीक तरह से डेवलप नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मानसिक रूप से मंद हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, जब आप लोग हार्मोन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे थायरॉक्सिन का जिक्र आएगा कि ये मानव शरीर में बुद्धि के विकास के लिए, ब्रेन के विकास के लिए आवश्यक है। जब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं होगा, जो बच्चा होगा या आदमी होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, मानसिक रूप से मंद होगा। बालों के कम होने, बालों का रंग कम हो जाएगा, मिलेनिन कम हो गया, मिलेनिन की वजह से बाल काले हो रहे हैं। त्वचा का रंजन, तो ये जो पिगमेंटेशन स्किन का है वो भी मिलेनिन के डिपोजिशन से है। मिलेनिन भाई यहाँ पे अगर हमारा टायरोसिन नहीं बना तो मिलेनिन नहीं बन रहा, मिलेनिन नहीं बन रहा तो त्वचा के स्किन का कलर हल्का हो जाएगा। तो मल्टीपल इफेक्ट आएंगे। ये है आपकी प्लियोट्रॉपी। ठीक, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ें। यहाँ पे जितना बताया गया उससे चलिए आगे चलें, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। प्लियोट्रॉपी, यही जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया प्लियोट्रॉपी को, उसी को और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए,
प्लियोट्रॉपी। आइए अब थोड़ा सा इंग्लिश टू हिंदी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। कह रहा कि अभी तक जो हमने जो वहाँ देखा था कि एक जीन से एक कैरेक्टर की बात करिए। देयर आर हाउएवर इंस्टांसेस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। लेकिन हम लोग के पास ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पे एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को इफेक्ट कर देता है और उसकी वजह से मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की एक से ज़्यादा बाहरी प्रारूप चेंज होंगे, एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट आएगा। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। इस तरह का जो जीन है उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। द अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। कह रहा है ये जो इसके काम करने की प्रक्रिया है प्लियोट्रॉपिक जीन की, वो ये है कि ये मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर देता। एक रास्ते को, जो रास्ता कई तरह से अलग अलग जगह पे खुल रहा है, इसने एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया, मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर दिया, तो कई सारी डिस्टर्बेंस हो जाएंगी विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। तो यहाँ पे इसने अगर फिनाइल एनानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो रहा तो आगे ना डोपा बनेगा, ना डोपामिन बनेगा, ना मिलेनिन बनेगा, ना थायरोक्सिन बनेगा, विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका एक एग्जाम्पल है हमारा फिनाइल कीटोनूरिया विच अकर्स इन ह्यूमन, जो ह्यूमन में हो रहा है। द डिजीज इज कॉज बाय द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये डिजीज हो जाती है क्योंकि उस जीन में जो जीन नियंत्रित कर रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की सिंथेसिस को, उसमें म्यूटेशन हो गया। सिंगल जीन, एक जीन म्यूटेशन हो गया तो उससे क्या होगा, फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा नहीं। द जीन इज प्रेजेंट ओवर क्रोमोजोम नंबर 12 और ये जीन क्रोमोजोम नंबर 12 पे होता है। ये चीज़ एक्स्ट्रा है, अपनी बुक में लिख लीजिएगा एनसीईआरटी में। क्रोमोजोम नंबर 12 पे वो जीन है जिस जीन की वजह से फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनता है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन आपको करूँगा मैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। फॉर टाइम बिंग, अभी हाल फिलहाल के लिए आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, जहाँ पे ये फिनाइल एनानिन या फिनाइल कीटोनूरिया जो आगे आपकी बुक में दिया मेंडेलियन डिसऑर्डर में फिनाइल कीटोनूरिया दिया, वहाँ पे एक तो ये लिख लीजिए कि जीन इज सिचुएटेड ओवर 12 नंबर क्रोमोजोम, की जीन, वो जीन जो फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है वो क्रोमोजोम नंबर 12 पे होता है। दूसरी बात ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये दो बातें वहाँ पे लिखिए। आगे चलिए। इन केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इसका फुल ब्लोन डिजीज किस में आएगी, उन ऑर्गेनिजम्स में आएगी जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। जो होमोजाइगस कंडीशन दिखा रहे हैं, दोनों एलील एक जैसे और दोनों रिसेसिव एलील दिखा रहे हैं, उनमें ये डिजीज़ खुल के सामने आ जाएगी। तो 12वें नंबर के क्रोमोजोम ऑटोसोम पे जो हमारा फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए एंजाइम है, इसको हम लोग टीपी से भी मेंशन कर देते हैं या एपी से भी मेंशन कर देते हैं या इसको हम लोग पीपी से भी मेंशन कर देते हैं। तो फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज पीपी, होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, द डिजीज़ शोन इट्स फुल ब्लोन इफेक्ट। तो डिजीज़ पूरी तरह से खुल के सामने उनमें आएगी जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। दिस मैनिफेस्ट मतलब उद्घोषणा करना, अपने को दिखाएगा, दर्शाएगा, अपना इफेक्ट बताएगा। इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज बाय। तो इसका ये जो फुल ब्लोन डिजीज़ पूरी तरह से डिजीज़ आ गई, उसका प्रभाव क्या होगा या उसका प्रदर्शन कैसा होगा। इसका प्रदर्शन होगा मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदन, मानसिक रूप से मंद। रिडक्शन इन हेयर कलर, वहाँ पे आपने लिखा था रिडक्शन इन हेयर, हेयर नहीं हेयर कलर, कि हेयर का कलर डार्क काला ना होके हल्के हरे, हल्के काले रंग के होंगे या सफ़ेद ग्रेइश होंगे। स्किन पिगमेंटेशन, तो हमारी स्किन का, त्वचा का पिगमेंटेशन, उसका कालापन, पिगमेंटेशन, ये भी वहाँ पे लिखा था। उन्होंने क्या टर्म यूज़ किया इसके लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए, स्किन त्वची रंजन, स्किन पिगमेंटेशन त्वची रंजन। बालों के कम होने, बालों का कलर हल्का होना, कम होना मतलब बालों का रंग हल्का होना, ये नहीं कि बाल कम होने की वो गंजा हो रहा, उससे मतलब नहीं है। चलिए, एंड ड्यू टू फेलियर ऑफ, तो हुआ क्या, पिगमेंटेशन ये हो गया क्योंकि पिगमेंट मिलेनिन नहीं बना, मिलेनिन नहीं बना।
एंड ड्यू टू फेलियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एनालिन इनटू टायरोसिन, मिलेनिन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि फिनाइल एनालिन का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हुआ। टायरोसिन नहीं बना तो टायरोसिन ही प्रिकर्सर है थायरॉक्सिन का, थायरॉक्सिन से पहले आने वाला, या टायरोसिन से ही बन रहा थायरॉक्सिन। तो जब टायरोसिन नहीं बना तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। द थायरॉक्सिन सिंथेसिस गेट इफेक्टेड लीडिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, एंड थायरॉक्सिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, सो देयर मेंटल रिटार्डेशन। थायरॉक्सिन मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन नहीं बना तो मेंटल फैकल्टीज रिटार्डेड हो जाएंगी। द डिजीज इज कॉज बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कॉल्ड फॉर एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि ये डिजीज इसलिए हो गई कि म्यूटेशन हो गया, उस जीन में हो गया जो फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ, अभी बात करी हम लोगों ने, क्या दिखाएगा? मेंटल रिटार्डेशन दिखाएगा, हेयर कलर में कमी दिखाएगा, स्किन पिगमेंटेशन में कमी। ये स्लाइड आपकी रिपीट हो गई है। जीन फॉर फिनाइल कीटोनूरिया इन ह्यूमन बीइंग आल्सो इंटरफेयर्स विद सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन। फिनाइल कीटोनूरिया, अगर आपका फिनाइल एनालिन का टायरोसिन नहीं बना तो मिलेनिन नहीं बनेगा। दैट्स वाई म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम शोज प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। इसलिए ये प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है कि कई सारी चीज़ें एक ना होने से एक से दूसरा जुड़ा है, पाथवे है, रास्ता है, एक से दूसरा जुड़ा। ये देखिए, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेरे लेक्चर को पॉज करके स्क्रीन कैप्चर करके अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लो। फिनाइल एनालिन कौन सा एंजाइम है? फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम नहीं बना, टायरोसिन नहीं बनेगा। टायरोसिन पे एक्ट कर रहा है टायरोसिन परऑक्सीडेज, टायरोसिन पे एक्ट कर रहा परऑक्सीडेज, टायरोसिन परऑक्सीडेज उसको बदल रहा थायरॉक्सिन में। तो टायरोसिन का कन्वर्जन थायरॉक्सिन में, ठीक, थायरॉक्सिन नहीं बना, मेंटल फैकल्टीज नहीं होंगी डेवलप। टायरोसिन पे एक्ट करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, और उसको बदल देता है डोपा में। डोपा पे एक्ट करता है टायरोसिनेज, और उसको बदल देता है मिलेनिन में। जब डोपा ही नहीं बना, क्योंकि टायरोसिन नहीं बना, डोपा नहीं बना, तो डोपामिन नहीं बना, डोपामिन नहीं बना, मिलेनिन नहीं बना, तो स्किन का कलर हल्का हो गया, मिलेनिन भी नहीं बना। डोपा का कन्वर्जन डोपा डिकार्बोक्सिलेज डोपामिन, और डोपामिन पे डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में कर रही हैं। जब ये सब नहीं बन रही हैं तो मल्टीपल इफेक्ट आएंगे, यही है प्लियोट्रॉपी। तो आपको जो याद रखना, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम याद रखना। उसके अलावा अगर आप शोएब की तरह अपने 720 से 720 नंबर लाना चाहते हो, बहुत गहरे में उतरना चाहते हो, तो ये सब याद रखो, वरना ये एंजाइम्स वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पूछा नहीं जाता, लेकिन कब कोई पूछ दे, समझने के लिए अगर आप चाहो तो इसको आपका थोड़ा सा ये गहरे की बात है। इस स्लाइड को आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए और अपनी एनसीईआरटी में पाथवे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेन याद रखना, फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, एंड दिस एंजाइम synthesis of this enzyme is regulated by the gene that is present over the chromosome number 12। इतना अगर याद रख लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले है। फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम बन रहा है 12 नंबर के क्रोमोसोम। टायरोसिन का कन्वर्जन थायरॉक्सिन में, टायरोसिन परऑक्सीडेज, तो टायरोसिन टीपीटी याद रख लीजिए। टायरोसिन का कन्वर्जन थायरॉक्सिन में, टायरोसिन परऑक्सीडेज। टायरोसिन का कन्वर्जन डोपा में, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज था, फिर से हाइड्रोक्सिलेज इस्तेमाल कर लीजिए। तो टायरोसिन पहला जो हाइड्रोक्सिलेज, फिर से हाइड्रोक्सिलेज, डोपा बन गया, और डोपा का कर दीजिए डिकार्बोक्सिलेशन, डोपा डिकार्बोक्सिलेज डोपामिन। ठीक है जी, इतनी बातें याद रखिए, मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी हैं। ओके, तो ये हो गया आपका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। सिक्कल सेल एनीमिया, इसको भी लगे हाथ यहाँ पर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। सिक्कल सेल एनीमिया ये भी आपकी एक एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी का। सिक्कल सेल एनीमिया इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। सिक्कल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिजीज, अनुवंश की बीमारी है, दैट कॉजेस डीफॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो बन रही हैं डिफॉर्मिटी हो गई उसमें, मतलब कोई ऐब आ गया। विद अ रिजिड क्रीसेंट शेप, हंसियाकार, रिजिड हो जाएंगी, हंसियाकार हो जाएंगी, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फ्लेक्सिबल राउंड शेप। तो ये वैसे कैसी होती हैं? वैसे ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। नॉर्मल जो हमारी आरबीसी है फ्लेक्सिबल है,
और राउंड शेप है। राउंड शेप है कि ये थोड़ी बीच में बाइकॉनकेव राउंड शेप है, क्योंकि ई न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस इसका निकल जाता है तो ये बीच में डिप्रेशन गड्ढा सा दिखेगा, बाइकॉनकेव शेप ले लेगा। तो राउंड बाइकॉनकेव शेप की है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल आप समझती हैं लचीली। लेकिन क्या हुआ, जब सिकल सेल एनीमिया होता है फॉल्टी आरबीसी बनती है, वो रिजिड हो जाती है। रिजिड हो जाती मतलब अडिग हो जाती, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, अब वो अपना शेप नहीं बदल पाएगी। इट इज़ कॉज बाय चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड, अ पॉइंट म्यूटेशन। ये क्यों हुआ सिकल सेल एनीमिया? क्योंकि एक बेस बदल गया है, छठी पोजीशन पे एक बेस बदल गया है। बेस बदल गया तो बेस नाइट्रोजिनस बेस जब ये पेंटोज शुगर से अटैच होता है न्यूक्लियोसाइड, और इस पेंटोज शुगर से जब फॉस्फेट अटैच होती है तो न्यूक्लियोटाइड। तो कहिए कि बेस बदल गया या कहिए कि न्यूक्लियोटाइड बदल गया। पॉइंट म्यूटेशन हुआ, बिंदु एक पॉइंट पे केवल एक आपका न्यूक्लियोटाइड बदला है, एक नाइट्रोजिनस बेस बदला है, तो इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं इन द HBB जीन। किस जीन में? हीमोग्लोबिन बीटा। हीमोग्लोबिन बीटा चेन में एक जीन, जो बीटा चेन बनाने के लिए आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है जो आपकी आरबीसी में रेड ब्लड कार्पस्कल्स में मिलती है। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है जो आरबीसी में मिलती है रेड ब्लड कार्पस्कल्स में। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को कैरी करना है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक हीम मोइटी है और उससे 4 लगी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आयरन एटम होता है। हीमोग्लोबिन एक समय में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले में और अच्छे से समझाया गया। चलिए अभी आप आइए कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अल्फा चेन के लिए जो जीन है वो 16 नंबर के क्रोमोसोम पे है, और बीटा ग्लोबिन के लिए जो जीन है वो 11 नंबर के क्रोमोसोम पे। अल्फा चेन सिंथेसिस करने के लिए जीन 2 जीन है, वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे हैं, और बीटा चेन सिंथेसिस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जीन 11 नंबर के क्रोमोसोम पे। तो HBB जीन जो कि 11वें नंबर के क्रोमोसोम पे है, उसमें हो गया पॉइंट म्यूटेशन। द HBB जीन कोड्स फॉर बीटा ग्लोबिन सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। वो बीटा ग्लोबिन चेन के लिए सिंथेसिस के लिए कोड कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ प्रोटीन पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और ये हीमोग्लोबिन क्या है? कॉन्जुगेट प्रोटीन है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का, यूज टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डिलीवरी यही कर रहा, और ऑक्सीजन की, सॉरी। अब हुआ क्या? सिकल सेल एनीमिया अकर्स व्हेन द HBB जीन, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है जब ये जीन HBB जीन इसमें म्यूटेशन हो गया। HBB जीन दैट इज सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 11 causes both बीटा ग्लोबिन सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन टू चेंज इनटू HbS टाइप। तो नॉर्मल है हमारा HbA टाइप हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो HbS टाइप में बदल गया। HbS में बदल गया, हीमोग्लोबिन S टाइप का हो गया, HbS हो गया। होना क्या चाहिए था? HbA या HbB। हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन B बन रहा है, तो हीमोग्लोबिन B ये जो बन रहा है उसके लिए जीन कौन है? HbB जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। उसमें हो गया म्यूटेशन होने से हीमोग्लोबिन HbS टाइप का बनने लगा। सिकल सेल एनीमिया इज अ प्लियोट्रोपिक डिजीज। सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रोपिक डिजीज है। प्लियोट्रोपिक डिजीज क्या, वो भी हम लोगों ने देखी कि भाई एक जीन अगर फॉल्टी हुआ तो मल्टीपल इफेक्ट आएंगे। एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता होना चाहिए। एक जीन एक लक्षण को, हम लोग ये मानते हैं कि एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स ऐसी हुई जब मेंडल ने काम किया था, मेंडल ने 1 जीन 1 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने सारे प्रिंसिपल दिए, लेकिन बाद में देखा गया कि सर्टेन जीन ऐसे हैं जो एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट कॉज कर देता है। तो ज़्यादातर वो जीन जो एक से ज़्यादा इफेक्ट कॉज कर रहे हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे के जीन्स हैं, जिसमें मेटाबॉलिक पाथवे की एक मेटाबॉलिक पाथवे उसको बोलते हैं हम लोग जिसमें एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट, ध्यान से सुन लो, मेटाबॉलिक पाथवे क्या,
एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन हुआ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बना एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। तो सबस्ट्रेट था, प्रोडक्ट में बदला। अब दूसरा, ये ए केमिकल रिएक्शन हुआ, बी केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है अब ये सबस्ट्रेट है, अब इसको फिर किसी चीज़ में बदल दिया गया। अब इसी से फिर सी रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में बी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक पाथवे। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं, फिर से समझो कि ये हमारा सबस्ट्रेट, उसको बना दिया प्रोडक्ट, और ये केमिकल रिएक्शन 1 मान लो, ए बी सी छोड़ो। अब दूसरा केमिकल रिएक्शन जो हो रहा उसमें ये पहले केमिकल रिएक्शन में बना प्रोडक्ट दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट है, आधारी है, और इसको फिर उत्पाद में बदल दिया जाएगा। तो दूसरे केमिकल रिएक्शन का जो उत्पाद बना वो तीसरे केमिकल रिएक्शन के लिए आधारी है, सबस्ट्रेट है, उसको फिर प्रोडक्ट में बदल दिया जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ ब्रेक कर दी तो पूरी चेन आगे की ब्रेक हो जाएगी ना, ये भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। क्लियर? ठीक। तो हीमोग्लोबिन HbS डिफेक्टिव टाइप का बना। सिक्कल सेल एनीमिया प्लियोट्रोपिक डिजीज। अब हीमोग्लोबिन सिक्कल सेल का बना है, हीमोग्लोबिन चेंज हो गया, ग्लोबिन चेन फॉल्टी हो गई, तो उससे क्या होगा? उससे मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। सिक्कल सेल एनीमिया इज अ प्लियोट्रोपिक डिजीज बिकॉज द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल म्यूटेड HBB जीन प्रोड्यूसेस न्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेस। ये प्लियोट्रोपिक इफेक्ट कॉज करता है क्योंकि फॉल्टी है जो हमारा जीन हो गया है, इसमें म्यूटेशन हो गया, इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है HbS फॉल्टी हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से मल्टीपल इफेक्ट आ रहे हैं, एक से ज़्यादा इफेक्ट आ रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी। कौन कौन से? चलिए देखिए कौन कौन से। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन फॉर्म्स पॉलीमर्स। ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो बना, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन HbS टाइप का हीमोग्लोबिन बनने लगा, ये क्या कर देगा? ये मोनोमर की तरह काम करेगा, पॉलीमर बहुलक बना देगा, एंड क्लम्प्स टुगेदर कॉजिंग द डीऑक्सीजनेटेड सिक्कल रेड ब्लड सेल्स। और ये पॉलीमर बना के क्लम्पिंग कर देगा, क्लम्पिंग मतलब गुच्छा गुच्छा हो जाएगा, कॉजिंग द डीऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल्स टू एज्यूम द डिसफिगर्ड सिक्कल शेप। इनके गुच्छम गुच्छा होने से RBC की शेप, सिक्कल का शेप हंसियाकार हो जाएगी, डिसफिगर्ड सिक्कल शेप। तो दो इफेक्ट आ गए, एक तो हीमोग्लोबिन फॉल्टी बना, उसने पॉलीमर बना लिया, दूसरा RBC में इफेक्ट आ गया, RBC कैसी हुई? सिक्कल शेप हो गई। तीसरा ये रिजिड हो जाएगी, रिजिड हो जाने से क्या होगा? इसका मरेगी जल्दी, ये फिर छोटी छोटी आर्टरीज कैपिलरीज से निकल नहीं पाएंगी, इसका ब्रेकडाउन जल्दी, एनीमिया हो जाएगा। एक इफेक्ट और आ गया, एनीमिया हो गया। तो मल्टीपल इफेक्ट आ रहे। एज अ रिजल्ट द सेल्स आर इनफ्लेक्सिबल, सेल्स रिजिड हो गई, कैन नॉट ईजिली फ्लो थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स, छोटी ब्लड वेसल्स में इजीली पास नहीं कर पा रही, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, जिससे कि ब्लड के थक्के बनने के चांसेस बढ़ गए, पॉसिबली डिप्राइविंग वाइटल ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगी क्योंकि RBC फॉल्टी हो गई, उसकी लिसिस होने लगी। सम कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद सिक्कल सेल एनीमिया इंक्लूड पेन, दर्द, डैमेज ऑर्गन डैमेज, स्ट्रोक्स, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर एंड लॉस ऑफ विजन। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दुष्परिणाम हैं जो सिक्कल सेल एनीमिया की वजह से हो सकते हैं। सिक्कल रेड ब्लड सेल्स आल्सो हैव अ शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन। जो आपकी सिक्कल सेल्स है RBC, इनका लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, 17 दिन में मर जाएंगी। वैसे नॉर्मल कितनी है? 120 डेज। जो हमारी नॉर्मल RBC हैं उनका जीवन आयु लगभग 120 दिन, और सिक्कल सेल वाली RBC का 17 दिन। डाई प्रीमेच्योरली, समय पूर्व मरेंगी, एनीमिया हो जाएगा। तो मल्टीपल इफेक्ट आ गए, इसलिए इसको हम लोग प्लियोट्रोपी का कारण बता रहे हैं। ठीक है जी। ये देखिए आपकी नॉर्मल RBC हैं, राउंड ऑलमोस्ट, और हमारी कई एक बाइकॉनकेव, और ये आपकी सिक्कल शेप हंसियाकार। सिक्कल सेल एनीमिया इज अ एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सिक्कल सेल एनीमिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। अ डिजीज इन विच हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज प्रोड्यूस इनकरेक्टली एंड द रेड ब्लड सेल्स हैव अ सिक्कल शेप। ये वो डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन फॉल्टी बन रहा है, और हीमोग्लोबिन फॉल्टी बनने के कारण जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिक्कल शेप इस तरह की हो जाएंगी। अ पर्सन दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव, तो वो पर्सन जिसमें HbS फॉल्टी, और अगर नॉर्मल होता हम लोग लिखते हैं HBB, HbS, अ पर्सन दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर सिक्कल सेल ट्रेट विल हैव रेड ब्लड सेल्स दैट ऑल हैव द इनकरेक्ट हीमोग्लोबिन।
तो होमोजाइगस रिसेसिव जो इंडिविजुअल है उसकी जितनी भी आरबीसी बन रही हैं सभी इस तरह की बनेंगी। अ पर्सन हु इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट, और वो पर्सन जिसमें एच बी नॉर्मल है जीन, उसमें ये नॉर्मल बनेंगी। और जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसमें सारी की सारी ये बनेंगी। उसमें क्या होगा, जिसमें एक एच बी ए है और एक एच बी एस है, जो हीट्रोजाइगस डोमिनेंट है, उस पर्सन में क्या होगा उसको समझ लीजिए, उसमें क्या होगा। एंड बिकॉज दिस ट्रेट हैज़ एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन, अ पर्सन हु इज़ हीट्रोजाइगस, वो पर्सन जो हीट्रोजाइगस है, तो एच बी ए नॉर्मल और एच बी एस फॉल्टी, ये वाला फॉल्टी फॉर द सिक्कल सेल विल हैव सम मिसहैपन सेल्स एंड सम नॉर्मल सेल, उसमें कुछ सेल्स सिक्कल शेप बन रही हैं और कुछ सेल्स राउंड नॉर्मल बन रही हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होता तो सारी की सारी सेल्स नॉर्मल बनती, या ये डोमिनेंट एलील की वजह से आता तो भी इसमें सारी की सारी सेल्स कैसी बनती, सिक्कल शेप बनती। लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि ना तो ये इस पे पूरी तरह से डोमिनेंट, ना ये इस पे पूरी तरह से डोमिनेंट, तो ना तो पूरी सेल्स नॉर्मल राउंड, ना तो पूरी सेल्स क्रीसेंट शेप सिक्कल शेप, आधी अधूरी सेल्स, कुछ सेल्स हैं उसमें सिक्कल शेप और ज़्यादातर सेल्स नॉर्मल, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। फॉर द एग्जाम्पल सेल, अ पर्सन हु इज़ हीट्रोजाइगस फॉर द सिक्कल सेल ट्रेट विल हैव सम मिसहैपन सेल, कुछ गलत बनी सेल्स और कुछ नॉर्मल सेल्स। दिस हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैव अ फिटनेस एडवांटेज, ये जो हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल है इनको एक एडवांटेज ये है कि जहाँ पे मलेरिया बहुत होता वहाँ पे इनका नंबर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो सिक्कल शेप वाली सेल्स हैं ये मलेरिया के पैरासाइट को अंदर नहीं आने देती, मलेरिया पैरासाइट इसमें एंटर नहीं हो पाता। जब हम लोग प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मलेरिया पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम करता है ये आरबीसी में अंदर जाके आरबीसी की लिसिस करता है और वहाँ पे अपना साइकिल भी पूरा करता है, लाइफ साइकिल। लेकिन यहाँ पे जो सिक्कल शेप्ड हो जाती हैं ये एंटर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हीट्रोजाइगस हैं उनकी नंबर उन जगह पे ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा है इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इनको एक एडवांटेज है। किससे एडवांटेज है भैया, अपने नॉर्मल वाले से एच बी ए से, क्योंकि वो मलेरिया से मर जाएंगे और एच बी एस सिक्कल सेल से मर जाएगा, एनीमिया से। तो ये मलेरिया से मर रहा है, ये वाले हमारे भैया 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो ये है ऑर्गेनिज्म के टाइप। अब समझो, इसमें तो सिक्कल सेल वैसे ही 17 दिन में लिसिस हो रही है, एनीमिया से मर रहा, ये वाला मलेरिया से मर रहा, ये वाला बच रहा, इसको एडवांटेज है इससे और इसको एडवांटेज है इससे। इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन में इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हीट्रोजाइगस होते हैं सिक्कल सेल एनीमिया के लिए, उन एरिया में जहाँ पे मलेरिया बहुत होता है, अफ्रीका के ट्रॉपिकल हमारा जो एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया के जो अफ्रीकन ग्रासलैंड की जो जगहें कवर हो रही हैं वहाँ पे मलेरिया बहुत होता है और वहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पॉपुलेशन में जो हीट्रोजाइगस हैं उनका नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि उनको एडवांटेज है। ठीक है जी, आइए अब आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझिए। सिक्कल सेल एनीमिया को कुछ लोग बोलते हैं जी कोडोमिनेंस का केस है, कोई लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है। इसको समझिए आप कि कब हम उसको किस नज़रिए से हम उसको कोडोमिनेंस का केस बोल रहे हैं और किस नज़रिए से हम उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस बोल रहे हैं। तो कभी भी आप जब जीन को डिस्क्राइब करते हो या एलील को डिस्क्राइब करते हो कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तो आप किसी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए डिस्क्राइब करते हो, किसी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप एलील के इफेक्ट को डिस्क्राइब करते हो कि ये डोमिनेंट की रिसेसिव। ठीक है, आइए वही समझिए। एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्लियोट्रोपी दिखा रहा है सिक्कल सेल एनीमिया, प्लियोट्रोपी दिखा रहा सिक्कल सेल एनीमिया, कोडोमिनेंस दिखा रहा सिक्कल सेल एनीमिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा। कैसे कोडोमिनेंस पे आइए। व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एचपी, अगर हम ये देखें एचबी के कैरेक्टर, एचबी कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा बन रहा। इन केस ऑफ हीट्रोजाइगोट, तो हीट्रोजाइगोट जो इंडिविजुअल है HbA और HbS, उसमें हीमोग्लोबिन दोनों तरह का मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा और सिक्कल वाला भी मिलेगा।
प्रेजेंट एट द सेम टाइम, तो दोनों मिलना है, इसका मतलब कोडोमिनेंस की ये भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ये भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी मिल रहा है और सिक्कल हीमोग्लोबिन भी मिल रहा है। ठीक है, HbS हीमोग्लोबिन क्लम्पिंग भी मिल रही है, पॉलीमर भी मिल रहा है, तो दोनों तरह के हीमोग्लोबिन अगर मिल रहा है। अब हीमोग्लोबिन का अगर हम लोग देखें कि भाई हीमोग्लोबिन बीटा चेन कैसी बन रही है, हीमोग्लोबिन कैसा, तो उस नज़रिए से कोडोमिनेंस का केस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आइए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेप ऑफ RBC, स्लाइटली सिंगल शेप हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल में उस नज़रिए से हम देखें तो ये जो सिक्कल शेप्ड आपका हीट्रोजाइगस, ये जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है उसमें सिक्कल शेप, और जो ये हमारा हीट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें स्लाइटली सिक्कल शेप है, पूरी तरह से सिक्कल शेप नहीं है, ना तो पूरी तरह से नॉर्मल ना पूरी तरह से सिक्कल शेप, स्लाइटली सिक्कल शेप। तो ये कैसा केस हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो गया। तो को डोमिनेंस भी है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, डिपेंड करता है कि आप किस करेक्टर के मद्देनज़र उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि प्लियोट्रॉपी दिखा रहा है, एक से ज़्यादा करेक्टर दिखा रहा है, तो किसी करेक्टर के लिए वो को डोमिनेंस और किसी करेक्टर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस का केस, देयर इज नो एनीमिया इन हीट्रोजाइगस कंडीशन। हीट्रोजाइगस कंडीशन में एनीमिया नहीं होगी क्योंकि आरबीसी का इतना लार्ज स्केल लिसिस नहीं होगा, आरबीसी नॉर्मल भी हैं, तो नॉर्मल आरबीसी होने की वजह से उसमें एनीमिया नहीं होगा। ये हो गए आपके बातें। चलिए आगे चलूँ। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। प्लियोट्रॉपी जीन, प्लियोट्रॉपी जीन वो है विच कंट्रोल्स सेवरल फिनोटाइप। प्लियोट्रॉपी जीन वो होते हैं जो एक से ज़्यादा फिनोटाइप को इफेक्ट करते हैं। टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू गिव द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन प्लियोट्रॉपी। द करेक्ट आंसर इज फ्लावर कलर इन स्वेप्ट ड्रैगन। नो, फ्लावर कलर इन स्वेप्ट ड्रैगन वो किसका एग्जाम्पल था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये मल्टीपल एलील का है। फिनाइल कीटोनूरिया ये प्लियोट्रॉपी का है। आपका आंसर होगा प्लियोट्रॉपी के लिए फिनाइल कीटोनूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट कॉज बाय प्लियोट्रॉपिक एलील। इनमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर, बीमारी है जो प्लियोट्रॉपी जीन की वजह से नहीं हो रही? सिकल सेल एनीमिया इज द केस ऑफ प्लियोट्रॉपी, फिनाइल कीटोनूरिया प्लियोट्रॉपी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए होता है, इसमें प्लियोट्रॉपी का रोल नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी जीन। तो ये आपके लिए एक नया चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट। इसको आप लिख लीजिए अपनी बुक में, NCERT में। सिस्टिक फाइब्रोसिस इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, नीचे उसको एक्सप्लेन किया हुआ क्यों है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन इज एक्सप्रेस इन मैनी डिफरेंट टिश्यू, हैज़ मैनी फिनोटिपिक इफेक्ट। कई सारे फिनोटिपिक इफेक्ट दिखा रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, इसलिए ये भी प्लियोट्रॉपिक जीन है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आपका प्लियोट्रॉपी जीन का एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा है। इन ड्रोसोफिला जीन, इन ड्रोसोफिला में जीन फॉर वाइट आई कलर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपिगमेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट। तो आई कलर के लिए जो जीन है जो उसको वाइट आई कलर दे रहा, वो साथ के साथ डिपिगमेंटेशन बॉडी पार्ट्स का कर रहा। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? प्लियोट्रॉपी जीन का हो गया, याद रख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइप सीन इन, छोड़ो, सिलेक्ट द करेक्ट को चुनिए। फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। हाँ, यही सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड है। नो, थैलेसीमिया हमारा ऑटोसोमल है। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड है, हीमोसीलिया एक्स लिंक्ड है। तो ये हमारा करेक्ट क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी हो गया, उधर चलें वापस अपने NCERT पे। ये हम लोगों ने देखे यहाँ, आज हम लोगों ने पढ़ा प्लियोट्रॉपी, पढ़ा पॉलीजेनिक। अच्छा, इससे एक चीज़ और थी, अगर आपको मेरे को मिले तो आपके लिए और थोड़ा सा इसको समझ लें हम लोग, ह्यूमन स्किन कलर को थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ एक दो बातें।
देखिए पॉलीजेनिक कैरेक्टर में हम लोगों ने ह्यूमन स्किन कलर को पढ़ा है, तो थोड़ी बातें, एक दो बातें आपको और बता दूं मैं थोड़ा सा डीप में। डेवनपोर्ट मैंने लिखा था, डेवनपोर्ट वॉज द साइंटिस्ट, ये डेवनपोर्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर ह्यूमन बींग में बताया। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से स्किन कलर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट, मेलानिन कितना है, विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ जीन एंड सनलाइट। मेलानिन की मात्रा पे निर्भर करता है स्किन कैसी होगी, और मेलानिन की मात्रा निर्भर करती है कि जीन्स, जो जीन्स रेगुलेट करते हैं मेलानिन की मात्रा ABC, साथ में सनलाइट, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ईच स्किन कलर हैज़ 3 जीन्स ऑन डिफरेंट लोकाई। स्किन कलर को रेगुलेट करने वाले जीन्स जो हैं 3 जीन्स हैं जो ऑन डिफरेंट लोकाई ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 3 जीन्स हैं क्रोमोसोम्स में अलग अलग लोकाई पे। एटलीस्ट 3 जीन्स ABC आर यूज इन स्किन कलर। 3 जीन्स हैं जिनका कि यूज़ हो रहा है स्किन कलर के रेगुलेशन के लिए। देयर एलील हैव कुमुलेटिव इफेक्ट ऑन मेलानिन, और उनका हमने बोला था क्वांटिटेटिव इफेक्ट आ रहा, गुणात्मक नहीं आ रहा, क्वालिटेटिव, ये संख्यात्मक इफेक्ट है, जुड़ता जा रहा है। जितने ज़्यादा एलील होंगे डोमिनेंट, उतना ज़्यादा उसका स्किन का कलर डार्क होगा। दैट इज एन एलील फॉर डार्क स्किन इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर एन एलील फॉर लाइट स्किन। ठीक है, ABC विल हैव 6 यूनिट ऑफ डार्कनेट। इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है जिसका जेनेटिक मेकअप ये है, उसके 6 के 6 एलील जो हैं वो उसको डार्क कलर की स्किन दे रहे हैं, वो नीग्रो बन जाएगा, या वेरी डार्क स्किन। नीग्रो जो बिल्कुल ही डार्क स्किन का बन गया, उसको हम लोग बोलेंगे नीग्रो। अगले आइए, अब AABBCC और AABBCC और ये विल हैव 3 यूनिट्स ऑफ डार्कनेस रिजल्ट्स इन इंटरमीडिएट कलर, दैट इज मुलेटो। तो मुलेटो इंटरमीडिएट के लिए बोला जाता है, और AABBCC के लिए, जिसमें 3 एलील डार्कनेस के हैं, उसके लिए मुलेटो टर्म यूज़ करते हैं। तो ये आपका मुलेटो का जेनेटिक मेकअप है। इसके अलावा ये वाला जो जेनेटिक मेकअप है, इसमें भी 3 आपके हैं एलील जो डार्कनेस के लिए हैं। तो इसका भी स्किन का कलर कैसा होगा, इसका स्किन का कलर भी इंटरमीडिएट होगा। और ये वाला, इस वाले में गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट है, 3 ही रखिए आप, इस वाले में भी आप 3 ही रखो, तो ये भी इंटरमीडिएट कलर को दिखाएगा। एंड ये वाला जो है, ये जेनेटिक मेकअप विल हैव नो डार्कनेस और लाइटेस्ट स्किन। इसकी स्किन सबसे हल्के रंग की होगी, क्योंकि एक भी एलील उसके पास स्किन को काला करने वाला नहीं है। तो इसमें जो स्किन का कलर होगा, लाइटेस्ट स्किन का कलर होगा। When a graph is plotted for the progeny, it appears to be bell-shaped curve called normal distribution, with maximum number of intermediate type and progressively lesser number towards the extreme. जब हम इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देंगे कि ह्यूमन हमारे जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमारे वो हैं जिनमें 3 एलील हैं डार्केस्ट कलर के लिए। ठीक, 3 डोमिनेंट एलील वाले ह्यूमन पॉपुलेशन में इनकी अक्रेंस सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएट वालों की। अब ये हैं आपके जिनके पास 3 एलील हैं डार्कनेस के, 4 एलील हैं डार्कनेस के, 5 एलील हैं डार्कनेस के, और 6 के 6 एलील AABBCC, और यहाँ पे 6 के 6 एलील ये वाले। तो ये बेल शेप कर्व आता है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। अगर हम ये देखना चाहें कि ह्यूमन पॉपुलेशन में किस तरह के ऑर्गेनिज्म जाना है, यह आप कहिए कि आपने क्रॉस कराया, माता ये जिसका जेनेटिक मेकअप ये, पिता ये जिसका जेनेटिक मेकअप ये, तो बच्चों में अब इसके 8 तरह के गैमीट, इसके भी 8 तरह के गैमीट, वो इधर लिखे 8 तरह के गैमीट और इधर भी 8 तरह के गैमीट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितने प्रतिशत कौन से बनेंगे, कितने तरह का जीनोटाइप, जो कि आपने पढ़ा पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर आप बनाएंगे तो 64 ऑर्गेनिज्म, उन 64 ऑर्गेनिज्म में से एक आपका वेरी लाइट, एक आपका वेरी डार्क, 6 आपके लाइट, 6 आपके डार्क, 15 आपके फेयरली लाइट, 15 आपके फेयरली डार्क और 20 आपके इंटरमीडिएट। ये 64 इसका सम टोटल होगा। तो आउट ऑफ 64 पॉसिबल organism combination, 20 would be showing intermediate color, 15 would be showing fairly light and 15 would be fairly dark, 6
हमारे लाइट और 6 हमारे डार्क और एक केवल वेरी लाइट और एक केवल वेरी डार्क। तो ये आपसे पूछा जाता है 2-3 बातें जो मैं इधर लाया हूँ आपको एनसीईआरटी से निकाल के। एक तो मुलेटो याद रख लीजिएगा, मुलेटो इंटरमीडिएट स्किन कलर वो सबसे ज़्यादा है। अगर इनका ये पूछा जाए कि भाई आपने इसको क्रॉस कराया तो कैसा इनका मिल रहा है आपको कर्व, बेल शेप मिलेगा। उस बेल शेप कर्व में जो आपसे पूछा जाता है रेशियो क्या आएगा, 1:6:15:20:15:6:1। तो 20, 30, 50 और 6, 62, 63, 64। तो 8, 8, 64, ये 8 और ये 8। 64 में से 20 आपके इंटरमीडिएट, 15 आपके फेयरली डार्क और 15 आपके फेयरली लाइट, 6 आपके डार्क, 6 आपके लाइट और एक आपका वेरी लाइट और एक आपका वेरी डार्क। ये देखिए ह्यूमन स्किन के कलर का शेड भी इन्होंने दिखाया। ठीक है, हो गई बातें। 2, 4, 5 बातें हैं जो आप नोट कर लीजिए और आपका काम चलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेड इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन, 2 इंडिविजुअल विथ हेटेरोजाइगस और 3 एलील क्रॉस विद ईच अदर। तो 2 इंडिविजुअल जो इस तरह के हैं उनका क्रॉस करा दो जी। व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या, 1, 6, 15, 20, 15, 6। ये लिख लो आप, इसी का रट्टा मार लो, काम चलेगा आपका। एक आपका भाई हमारा कौन सा था, वेरी लाइट और एक वेरी डार्क, 6 लाइट 6 डार्क, 15 फेयरली लाइट 15 फेयरली डार्क और 20 आपके इंटरमीडिएट। इतने से आपका काम फर्स्ट क्लास पढ़ने का चलेगा। डेवनपोर्ट को याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। तो इन ड्रोसोफिला ये हम लोग अभी पहले ही बात कर चुके हैं, ड्रोसोफिला में जीन पिगमेंटेशन। आइए अब हम लोग उधर चलें और कुछ क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी में आ गए। एनसीईआरटी में आने के बाद हम लोग को लगाने हैं कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाना है आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन सेक्शन पे। विषय पॉलीजेनिक वंशानुक्रम और प्लियोट्रॉपी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीट 2018 का क्वेश्चन है बच्चा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मनुष्यों में रक्त समूहों के वंशानुक्रम को प्रतिनिधित्व करती। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या क्या मिल रहा है, प्रभुत्व डोमिनेंस मिल रहा है। ए हमारा डोमिनेंट है ओ पे, बी हमारा डोमिनेंट है भाई आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई। प्रभुत्व मिल रहा है, सह प्रभुत्व मिल रहा है। हाँ, ए और बी जब आई ए और आई बी आते हैं तो को डोमिनेंस दिखाते हैं, मिल रहा है। अधिकाधिक एलील, मल्टीपल एलील मिल रहा। अधूरा प्रभुत्व, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं मिलता। पॉलीजेनिक वंशानुक्रम नहीं मिलता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस नहीं है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस नहीं है। बाकी आपका ये ठीक है कि इसमें आपको प्रभुत्व, सह प्रभुत्व और एकाधिक एलील, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे चलें। मानव त्वचा का रंग, ये एक उदाहरण है किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो मात्रात्मक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो दिया ही नहीं हुआ। ये देखिए मात्रात्मक विरासत, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, संख्यात्मक या मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव बताया आपको, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, वो मेंडेलियन कैरेक्टर वाला। मेंडेलियन जो कह रहा था एक जीन से एक कैरेक्टर जब निर्धारित होता वो कहलाता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ये है मात्रात्मक, जितने ज़्यादा एलील होंगे डोमिनेंट उतना ज़्यादा स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। तो कैसा एग्जाम्पल है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मात्रात्मक या संख्यात्मक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। बहुजीनी वंशागति का उदाहरण हमारा मनुष्यों में त्वचा का रंग। इसके अलावा इंटेलिजेंट क्वोशेंट, बुद्धिमत्ता याद रख लीजिएगा, और उसके अलावा आपने याद रखना है हमारा हाइट, मानव में लंबाई। आगे चलिए, एक प्लियोट्रॉपिक जीन
एक प्लियोट्रोपिक जीन एक व्यक्ति में कई लक्षणों को नियंत्रित करता है। हाँ जी, एक जीन कई लक्षणों को नियंत्रित करता है, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्लियोट्रोपी का उदाहरण है? तो प्लियोट्रोपी का उदाहरण में हीमोफीलिया प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल नहीं, थैलेसीमिया नहीं, रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसी को आप लगाइए। रंग दृष्टिहीनता, रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, हमारा कौन सा कि ये है सिकल सेल एनीमिया, इसको आप लगाइए। आगे बढ़िए, कॉलम का मिलान करिए। चलिए कर लेते हैं। प्रभावशालीता किसको बताता है? तो विषम युग्मी में एक केवल एलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है। जब अगर ये कंडीशन है तो एक अपने को अभिव्यक्त करेगा, एक नहीं। तो प्रभावशालीता ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 2। कोडोमिनेंस, विषम युग्मी जीन में दोनों अपने को IA और IB है, तो दोनों तरह की शुगर बन गई। तो इसके बी के अपोजिट आप लिखिए, ए के अपोजिट था 2, बी के अपोजिट 3। प्लियोट्रोपी, कई जीन एक ही चरित्र को, वो हो जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये चौथा जो होगा हमारा वो ये मोस्ट प्रॉबली यही होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हाँ जी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो उसके अपोजिट आ जाएगा आपका A2 B3 C4 D1। ये हो गया हम लोग का, मिल गया A2 B3 C4 D1, ये हो गया इसका। अब हम लोग आ रहे हैं लिंग निर्धारण पर, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो भी पढ़ा नहीं। तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए क्लास इतनी काफ़ी है, घंटे से ऊपर की हो चुकी है। हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आज हम लोगों ने पढ़ा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और हम लोगों ने पढ़ा प्लियोट्रोपी, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। अपना नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होगा, हम लोग चले NCERT की तरफ कि क्या टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर का, लिंग निर्धारण, इसी को पढ़ेंगे हम लोग, सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। इतने को पढ़िए, क्वेश्चन लगा लीजिए, पिछले क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, कोई अच्छा बैंक लगा लीजिए। और मैंने देखा है, मैं यूट्यूब पे देख रहा था उस दिन कि एक इस तरह से है कि लास्ट 33 ईयर्स का, एक सामने लास्ट 33 ईयर का डाल रखा, उसमें बहुत सारे व्यूज़ भी हैं। भैया वो सब मत देखो, लास्ट 33 ईयर अब चल रहा T20, और आप लोग ये देख रहे हो कि बिशन सिंह बेदी के ज़माने में टेस्ट मैच चंद्रशेखर के ज़माने में कैसे खेलते थे। कोई फ़ायदा नहीं है लास्ट 33 डेज। आपने जो कंसीडर करना है, आपने 15-16 के बाद से जो पैटर्न आ रहा, 2015 के बाद से, उसको पैटर्न को आप देखो, उस हिसाब से आप क्वेश्चन की क्वालिटी समझो। उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप 1998 का, 2002 का, 4 का क्वेश्चन, गुजरे ज़माने, भूले बिसरे गीत, बच्चा जी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग उलझ जाओगे। आप लोग केवल NCERT पढ़ो, केवल NCERT पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक। क्या करो? मुझे प्यार करो, प्यार ना करो, NCERT पढ़ो, और कुछ ना करो। NCERT पढ़ो और NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन ही लगाओ, तभी आपका भला होगा। बाकी कहने सुनने में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत आता है कि हम इससे बाहर से पढ़ लें, उससे बाहर से पढ़ लें, नतीजा 0 बटे सन्नाटा, कुछ हासिल होने वाला नहीं। NCERT पढ़िए और NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, अपने क्वेश्चन खुद फॉर्म करिए। मानिए हमने आपको ड्यूटी दे दी कि बेटा तुम एग्ज़ामिनर हो, परसों मैंने टेस्ट लेना अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों का, क्वेश्चन सेट कर दो। तो आप उस नज़रिए से देखो कि अगर आप एग्ज़ामिनर होते, आप कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म करते, उससे आपको आइडिया लगेगा। इस तरह से प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, चीज़ों को हाईलाइट करिए। ये NCERT में किनारे जो दिया वो इसीलिए दिया, आप उधर लिख लो, ताकि जब भी आप गो थ्रू करें, जब आप रिवीजन करें, शॉर्ट रिवीजन, तब आप ये सब थोड़ी ना अच्छी डिटेल में पढ़ोगे। तब आपने इधर जो एनोटेशन कर रखी है अपनी, आप उसको पढ़ें, तब आपका काम चलेगा। ओके, तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। तब तक आप दोहरा के आइए, मैं भी ज़रा कुछ रिचार्ज होके आता हूँ और फिर से बक बक करता हूँ। ओके, बाय।